नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। तो आज कार्यक्रम में बहुत सारी राजनीतिक खबरों का डोज आपके लिए लेकर आए हैं। राजनीतिक खबरों का, पॉलिटिकल खबरों का सबसे सॉलिड बुलेटिन जो इस वक्त आप न्यूज रूम से एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। तो देखिए, आज के दिन आपको हम जो चर्चाएं दिखाने वाले हैं उसमें 4 बड़े सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर हैं। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या कांग्रेस पार्टी बार बार फटे में टांग अड़ा लेती है, खुद अपने लिए मुश्किल पैदा कर लेती है। और इसको बताती हुई ये तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ, जरा इन्हें देखिए आप। सबसे पहले एक तरफ आपको दिखाई दे रही है रेणुका चौधरी, जो संसद में स्ट्रीट डॉग लेकर पहुंची। अब ये मामला थमता तो वहां से विशेषाधिकार हनन तक जा पहुंचा। राहुल गांधी ने इस पर स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब आज रेणुका चौधरी से जब सवाल पूछा गया तो वो भौंकने के अंदाज में बयान देती हैं। आप देखिए, दूसरी तरफ आज कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करके चाय वाले मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया है। तो इसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगी। तो वहीं कांग्रेस के नेता और तेलंगाना से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी एक बयान दिया है और विरोधियों को तो मौका दिया ही, लेकिन हिंदू देवी देवताओं पर जो टिप्पणी की है उसे लेकर कई लोग आहत हैं। सियासी घमासान इन पर मचा है। तो आइए अब जरा डिटेल में चलते हैं और आपको रेणुका चौधरी को लेकर जो तस्वीर आज दिखाई दी उस पर हम बात करते हैं। इसमें जो सवाल यहाँ पर उठता है सियासी घमासान को लेकर, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के नेता रागिनी नायक की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया। ये वीडियो ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री चाय की केतली हाथ में लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए कार्यक्रम में। इस तरह का ये वीडियो बनाया गया है। सवाल यहाँ पर यह है, आपको याद होगा जब 2014 का लोकसभा चुनाव था, उससे पहले भी मणिशंकर अय्यर ने किस तरह की टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और पूरा चुनाव का नैरेटिव बदल गया था। उसके बाद मान सम्मान से लेकर चाय बेचने वालों की अस्मिता से जोड़कर इस विषय को देश के सामने रखा गया और देश के आम आदमी ने उस आवाज के साथ आवाज मिलाई। सवाल एक बार फिर वही कि 2014 से आज 2025 आ गया है, लेकिन कांग्रेस की गाड़ी क्या वहीं पर अटकी हुई है? इससे घटिया मानसिकता कोई दूसरी हो नहीं सकती। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी डी से केवल ड्रामा चाहती है, डिलीवरी नहीं चाहती। तारीफ करनी चाहिए कि उस पर फिल्म बनी। कांग्रेस ने करोड़ों लोगों का अपमान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही ये साफ कर दिया था कि विपक्ष हार की हताशा भूले और संसद को सुचारू ढंग से चलने में अपनी भूमिका सकारात्मक बनाए। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस नेताओं को पीएम मोदी की ये टिप्स रास नहीं आई और वो पीएम मोदी पर निजी हमले करने लगे हैं। बात चाहे संसद की हो या फिर सोशल मीडिया की, हर प्लेटफॉर्म पर विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस पीएम मोदी को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनाने की कोशिश की। आए चाहिए, चाय बोलो चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद से बीजेपी ने कांग्रेस की मानसिकता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने अगर ऐसा वीडियो डाला है तो कांग्रेस ने करोड़ों लोगों का अपमान किया। अनेकों लोग हैं, छोटे छोटे काम करके ऊपर तक आए हैं। और अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो कांग्रेस प्रजातांत्रिक सिस्टम को, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, प्रजातांत्रिक प्रणाली का घोर अपमान कर रही है। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि पीएम मोदी खुद को चाय वाला बताते आए हैं, तो फिर बीजेपी को इस वीडियो से क्या दिक्कत है? ऐसे वीडियो पर नाराज नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। रागिनी नायक जी ने जो फिल्म बनाया है उस पर भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री को कोई आपत्ति तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं हर मौके पर, हर चुनाव का मौका हो या ऐसे भी कई मौके ऐसे आते हैं जब वो इस बात को गर्व से बोलते हैं कि मैं तो बचपन में चाय बेचता था। तो अगर वो बचपन में, हालांकि उसका कोई सबूत नहीं मिला अभी तक कि वो चाय बेचते थे कि नहीं बेचते थे, इसका सबूत नहीं मिला, लेकिन उनकी बात को मान लिया जाए तो अगर उस पर किसी ने एक फिल्म बना दिया है तो इसमें वो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक तरह से तो तारीफ करनी चाहिए कि उस पर फिल्म बनी।
बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस हार की हताशा में डूब चुकी है, इसी वजह से ऐसी करतूतों पर उतर आई है। अभी रागिनी नायक इनकी एक और नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री को ओबीसी समाज से आते, गरीब पृष्ठभूमि से आते, उनके चाय वाला होने पर एआई वीडियो बनाकर उनका मजाक उड़ाया है। 150 से अधिक गालियां उनके माता पिता, जाति, समाज उनको दी गई है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी डी से केवल ड्रामा चाहती है, डिलीवरी नहीं चाहती। ये धरना चाहती है, डी से डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं चाहती। ये सी से कॉन्फ्रंटेशन चाहती है, सी से कॉन्वर्जेशन नहीं चाहती। और ये केवल अपने परिवार हित को ऊपर रखती है, संविधान और राष्ट्र हित को नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनमें संस्कार नाम की चीज़ कोई बची नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, और वो प्रधानमंत्री जो उनके पिता से बड़ी उम्र के हैं, और उनके लिए इस प्रकार से उन्होंने जो सोशल मीडिया पर मटेरियल पोस्ट किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने नारी होने का भी अपमान किया है। इससे घटिया मानसिकता कोई दूसरी हो नहीं सकती। जाहिर है सियासी वार पलटवार के बीच रागिनी नायक का ये वीडियो सुर्खियों में जरूर है, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि कांग्रेस पीएम मोदी पर निजी हमले करने से बाज नहीं आने वाली। जैनेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एनडीटीवी इंडिया पर आज जब हम आपके लिए कार्यक्रम तैयार कर रहे थे तो हमें लगा कि जब इस तरह से एक वीडियो रिलीज किया गया है, सोशल मीडिया पर उसे लेकर एक नैरेटिव, एक चर्चा छिड़ गई है, तो क्यों ना जिस समाज से जुड़े लोग काम करते हैं उनसे इस पर बात की जाए। तो बहुत से चाय वालों से हमने बात की और एक लाइन में जो बात निकल कर सामने आई, मुद्दे पर बात करिए, ज़रूरतों पर बात करिए, प्राथमिकताओं पर बात करिए, लेकिन खराब मानसिकता का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखिए, ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं, सबसे पहली चीज़ तो उनकी गलती नहीं है। वो जिस पार्टी के वो लीडर हैं, सबसे बड़ी गमियां तो उनके अंदर हैं, क्योंकि गुंडे माफिया के हमेशा से राज किया है। उनकी सोच में यही भरा हुआ है, कूट कूट के यही भरा हुआ है कि सामने वाले को कैसे बदनाम करना है, क्योंकि इनकी नीयत और सोच जो है हमेशा गलती रही है। कभी अच्छे काम की वो कभी निंदा नहीं करेगा, हाँ ये सरकार में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन हाँ बैठे बैठे ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहेंगे कि जनता के बीच में जाते हैं, जनता इनको नकार देती है। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो तीसरी बार बने हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए भौंकने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बब्बर सिर थे, हैं और रहेंगे। पूरे विश्व में उनका डंका ऐसे नहीं बज रहा है। ये सिर्फ पीएम मोदी का नहीं बल्कि हम चाय वालों का अपमान है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर्वप्रथम तो ये चीज़ है कि जो भी ये कर रहा है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। जो भी ये लोग कोई भी मतलब किसी भी पार्टी के या कोई भी व्यक्ति है मतलब कर रहा है, गलत है। पर ये केवल एक उन्हीं के लिए नहीं है, ये उन्हीं का अपमान नहीं है, हम उनके साथ साथ हमारा भी अपमान है, क्योंकि वो चाय बेच रहे हैं। कल को कोई भी व्यक्ति उस वीडियो को देख के हमारा उपहास बना सकता है। तो ये मैं कहूँगा सरासर गलत है, जो ये चीज़ ऐसी छवि उनकी बनाई जा रही है, और ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो देखिए, लोग जो कह रहे हैं आपने सुना, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर इस वक्त जबरदस्त चर्चा है, और इसलिए क्योंकि इससे पहले वो कह चुके हैं कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम, कभी तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर बता चुके हैं। तो विवादित बयानों की एक लंबी सूची, और इन सब में एक नया बयान जुड़ गया है जिसमें हिंदू देवी देवताओं को लेकर उन्होंने मंच से जो कहा, उसे लेकर बीजेपी ने उन पर जबरदस्त निशाना साधा है। పెళ్లి చేసుకొని ఉనికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోచమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు। अक्सर बयानों के चलते नया विवाद खड़ा करने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर एक विवादित बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने इस बार तो हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। एक कार्यक्रम में रेड्डी ने ये कह दिया कि हिंदू कितने देवताओं में विश्वास करते हैं। 3 करोड़ कुंवारों के अपने देवता हनुमान जी होते हैं, जो 2 बार शादी करते हैं, उनका एक और देवता होता है। तो वहीं शराब पीने वालों के लिए अलग भगवान। हैदराबाद में दिए गए रेड्डी के इस बयान की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। रेड्डी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बात बढ़ी तो खुद कांग्रेस नेताओं ने भी रेड्डी को संभल कर बोलने की नसीहत दी। पहले आपको सुनाते हैं कि रेवंत रेड्डी ने कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं को लेकर क्या कुछ कहा था। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఎందుకున్నాయి?
పెళ్లి చేసుకొని హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. रेड्डी के इस बयान से बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी नेताओं ने रेवंत रेड्डी पर चौतरफा हमला बोला। इस प्रकार की हल्की और ओछी टिप्पणी ये कांग्रेस पार्टी से अपेक्षित है। अभी रेवंत रेड्डी ने बोला कांग्रेस इक्वल्स मुस्लिम्स, तो मुस्लिम वोट बैंक की ताली लेनी तो हिंदू को गाली देंगे क्या? और कांग्रेस ने सदैव किया है हिंदू टेरर, सनातन मलेरिया, सनातन समाप्त कर दो, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलना, रामचरितमानस को जलाया। तो ये पूरा गठबंधन भी हिंदू आस्था को गाली देता है और रेवंत रेड्डी और कांग्रेस तो सबसे बड़े इसमें पीएचडी होल्डर है गाली देने में। इस प्रकार का भाषण रेवंत रेड्डी ने आज मक्तल में दिया है। तो मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बैकग्राउंड जो था वो एबीवीपी का था, यानी तुम भी हमारे ही बेटे थे, लेकिन वो नालायक बेटा जैसा ही कांग्रेस में जाता है क्या खून में क्या परिवर्तन आ गया क्या रेवंत रेड्डी की? मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई भाषण किस प्रकार से देना है? क्या एक मुख्यमंत्री को क्या समझाना पड़ेगा क्या? क्यों बार बार हमारे हिंदू देवताओं को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है? आज सोचने की आवश्यकता है। आखिर ऐसे मुख्यमंत्री पर कौन कार्रवाई करेगा? पुलिस इनके हाथ में, सब चीज सिस्टम इनके हाथ में, आखिर ऐसे नालायक मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कौन करेगा? रेड्डी के बयान को लेकर जब विवाद बढ़ा तो खुद कांग्रेस ने भी उन्हें संभल कर बोलने की नसीहत दी। इमरान मसूद ने कहा शब्दों का चयन ऐसा हो जिससे दूसरों की भावनाएं आहत न हो। हर वक्त इनको तो यही जवाब है, लेकिन मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बयान दिया है। लेकिन कोई भी बयान हो, अगर उसके अंदर कोई शब्द इस प्रकार के हैं तो शब्दों का चयन सही होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि हिंदुओं में कई सारे ऐसे देवी देवता हैं, हनुमान जी जो हो गए उन्होंने शादी नहीं की, शंकर जी वो शराब पीते हैं, इस तरह की कई सारी टिप्पणियां उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं पे की है। पता नहीं मुझे, मैं देखिए मुझे जानकारी नहीं तो मैं क्या बोलूं। लेकिन सर बीजेपी जो अटैक के शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे की भावनाएं आहत न हो। बहरहाल रेवंत रेड्डी के बयान पर जहां एक तरफ सियासी घमासान मचा है तो वहीं इसको लेकर बीजेपी सड़क पर भी उतर आई है। हैदराबाद में बीजेपी ने रेवंत रेड्डी का पुतला फूंका और इस मुद्दे पर रेड्डी से माफी की मांग की। आज पूरे तेलंगाना के हमारे बड़े नेता लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जो रास्ते में मिला है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आज हमारा युवा मोर्चा की तरफ से हम धरना देने के लिए आए तो हजारों की तादाद में पुलिस हमारे स्टेट ऑफिस के सामने लगा दिया गया है और बैरिकेड पहली बार हम लोग देखे कि स्टेट ऑफिस को बीजेपी का उसको बैरिकेडिंग कर रहे हैं। ये रेवंत रेड्डी रजाकार सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मजहब के लोगों को खुश करने के लिए पूरे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। ऐसे वक्त हो रहा है जबकि रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को न्योता देने गए हैं ग्लोबल समिट के लिए, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद में काफ़ी विरोध जता रही है बीजेपी पार्टी और बीआरएस ने भी कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं का अपमान कर रही है, ऐसे कमेंट्स करते हुए, ऐसे चीज़ें कहते हुए जिससे उनको लगता है कि समुदाय को एक तरह से नीचा दिखाने का काम है। ये कोई पहली बार नहीं है जब रेवंत रेड्डी ने इस तरह के विवादित बयान दिए हों। उसके विवादित बयानों की एक लंबी फहरिस्त है। बीच बीच में लगातार कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे नया विवाद खड़ा हो जाता है। 5 नवंबर 2025 में रेड्डी ने कहा था कांग्रेस का मतलब मुस्लिम है और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस। 2023 में रेड्डी ने कहा था कि मेरा डीएनए तेलंगाना है, केसीआर का डीएनए बिहार है, तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। 2024 में रेड्डी ने कहा था कि भगवान की फोटो लेकर कुछ मांगने वाले भिखारी होते हैं, हिंदू नहीं। बहरहाल रेड्डी के विवादित बयान पर जबरदस्त सियासी घमासान मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो फिल्म आई थी RRR और RRR ने जो डंके सिनेमा की फील्ड में स्थापित किए वो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का जो ये RRR हो गया है जिसमें रेणुका, रेवंत रेड्डी और रागिनी, इन तीनों को लेकर जो आज के दिन के कार्यक्रम में खबरें हमने दिखाई, अब इसमें अगला नंबर रेणुका चौधरी का है। 2 दिन पहले आप संसद पहुंची हैं स्ट्रीट डॉग लेकर, उसके बाद विशेषाधिकार हनन को लेकर जब आज उनसे सवाल जवाब किए गए तो रेणुका चौधरी ने जिस अंदाज में जवाब दिया है वाकई शर्मनाक है। और वो इसलिए भी कि देश की संसद, जहां पर सांसद बैठते हैं, जहां पर नीतियां बनती हैं, जहां पर देश की चर्चा का सबसे बड़ा मंच है, अगर वहां पर सांसद
कुत्ते की तरह भौंकता हुआ दिखाई देगा तो क्या कहा जाए। आप संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोले? आप संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोले? कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ता लाने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने इसे संसद के नियमों का उल्लंघन और संसदीय मर्यादा का अपमान बताया। इसको लेकर बीजेपी रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच बीजेपी के प्रस्ताव लाने को लेकर संसद में जब रेणुका चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने फिर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। आपको सुनाते हैं जब रेणुका चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। आप संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोले? आप संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोले? इतना कहकर रेणुका चौधरी सदन में चली गई, लेकिन इस बयान ने बीजेपी को हमला करने का एक और मौका दे दिया। रेणुका चौधरी के बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि हो सकता है कि कांग्रेस में जानवरों को ज्यादा तरजीह दी जाती हो और जनता को कम अहमियत मिलती हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में जानवरों को ज्यादा अहमियत हो, जनता को कम, पिड्डी को ज्यादा अहमियत हो, पीपल को कम, तो ये भाषा बोली जाती होगी। पर संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री प्रक्रिया के विषय में इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना ये दिखाता है कि कैसे ये संविधान विरोधी भी है, सेना विरोधी भी है। और जब उनसे हिंदू के ऊपर की गई टिप्पणी रेवंत रेड्डी की उस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लिए कुत्ते बहुत अहमियत रखते हैं, मतलब कि उन्होंने सनातन का भी अपमान किया। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर जब हमारे संवाददाता ने रेणुका चौधरी से सवाल पूछा तब उन्होंने कहा कि अभी तो बात ही हो रही है, जब आएगा तो देखेंगे। वो अपने स्टैंड पर कायम है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी संसद से शीतकालीन सत्र के पहले दिन रेणुका चौधरी एक स्ट्रीट डॉग के साथ संसद पहुंच गई थी। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन कल राहुल गांधी से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ ऐसा कह दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। यहीं से मामला तूल पकड़ता चला गया। Dog is the main topic today. क्या कर दिया बेचारे कुत्तों ने? यहाँ आता था? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउ नहीं है। पेट अलाउ नहीं है, अंदर अलाउ नहीं है। बहरहाल मुद्दा स्ट्रीट डॉग को संसद भवन में लाने से उठकर पहले सियासी बयानबाजी तक पहुंचा और अब इसको लेकर जोरदार सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो कांग्रेस के ट्रिपल आर थे जिन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रखी थी, लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैसे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी वो आपको बताती हूँ। राजनाथ सिंह ने आज एक बयान दिया जिसमें उन्होंने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जो टिप्पणी की है, सबसे पहले वो सुनिए। बाबरी मस्जिद का मैटर, राजनाथ लाए नेहरू चैप्टर। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छोड़ी, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजरात की मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। राजनाथ का नेहरू पर बयान, कांग्रेस ने छेड़ा संग्राम। केंद्रीय मंत्री किस प्रकार से और कहां से इस प्रकार की बात कर रहे हैं, कोई उनके पास दस्तावेज हो तो दिखा दें। बाबरी की लड़ाई लौटकर नेहरू पर आई। इतना उम्र हो गई, अभी झूठ बोलना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? ये बड़ा गलत है, सरासर ये अनएक्सेप्टेबल नहीं है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बाबरी विवाद में नेहरू अध्याय की आधिकारिक एंट्री करा दी है। गुजरात के वडोदरा में राजनाथ सिंह ने एकता मार्च के दौरान नेहरू के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू पब्लिक फंड का इस्तेमाल करना चाहते थे। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया और कहा कि पटेल ने इसे होने से रोका था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। बाबरी के अलावा राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि सरदार पटेल ने नेहरू के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। राजनाथ सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने जमकर पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि राजनाथ सिंह झूठा नैरेटिव बना रहे हैं। साथ ही मसूद ने कहा है कि राजनाथ सिंह के पास उनके दावे से जुड़े कोई दस्तावेज हैं क्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी के अंदर उन्होंने आरएसएस को बैन किया था और घृणा और सांप्रदायिकता की राजनीति को जिम्मेदार मानते हुए उनके ऊपर बैन लगाया था। तो सरदार पटेल की वो चिट्ठी तो है। अब पता नहीं ये केंद्रीय मंत्री किस प्रकार से और कहां से इस प्रकार की बात कर रहे हैं। कोई उनके पास दस्तावेज हो तो दिखा दें कि दस्तावेज ये है। जो दस्तावेज इतिहास के अंदर दर्ज है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोका था और नेहरू चाह रहे थे कि सरकारी फंड से बाबरी मस्जिद बनाया जाए। मुझे बताइए उसका ऐतिहासिक दस्तावेज है क्या आपके पास? आपके पास कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो तो बता दीजिए। आप झूठा नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? सरदार पटेल ने तो उस विचारधारा के ऊपर सख्ती के साथ बैन करने के लिए हिमायत की थी और उसको बैन कर दिया था। और सरदार पटेल जिंदा रहते तो इनका इलाज भी कर गया। नेहरू जी तो बहुत बड़े दिल के थे, वो तो सबको क्या चाहते थे कि अब देश आज़ाद हो गया तो सब लोग साथ चलें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी शामिल कर लिया था। तो नेहरू जी की सहृदयता को आप कहाँ से देखेंगे? नेहरू जी तो वो शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त के अंदर हिंदुस्तान का डंका पिटवा दिया था। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर राजनाथ सिंह के दावों की पुष्टि करते हुए कुछ तथ्य जारी किए। भंडारी ने दावा किया कि 1949 और 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को कई पत्र लिखकर बाबरी मस्जिद के जीर्णोद्धार करने और प्रभु श्री राम की मूर्तियों को हटाने का आग्रह किया। 25 दिसंबर 1949 को नेहरू ने मंदिर में मूर्तियां रखने जाने की घटना को गैर कानूनी कृत्य कहा था। याद करिए कि जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद पंत को एक लेटर तक लिखा था, ये कहते हुए कि प्रभु श्री राम के आइडल, रामलल्ला के आइडल जो है वो नहीं होने चाहिए और बाबरी का रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और शायद इसीलिए जवाहरलाल नेहरू बाबर के ग्रेव पे जा चुके हैं, इंदिरा गांधी बाबर की ग्रेव पे जा चुकी है, राहुल गांधी एंड कंपनी बाबर की ग्रेव पे जा चुके हैं, परंतु एक बार भी प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का दर्शन गांधी वाड्रा परिवार ने नहीं किया। जाहिर है एक तरफ अभी बाबरी मस्जिद को लेकर मुर्शिदाबाद में नया घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं राजनाथ सिंह ने अतीत के पन्नों को पलटकर इस विवाद में कांग्रेस को भी उसी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें अभी ममता बनर्जी हैं। लिहाजा ये मुद्दा फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने नेहरू और बाबरी को लेकर क्या क्या दावे किए और कैसे दोनों इस वक्त आमने सामने हैं। देखिए, बीजेपी का ये दावा है कि 1949 और 1950 में नेहरू ने यूपी के सीएम को कई पत्र लिखे और मस्जिद को बहाल करने का आग्रह किया। साथ ही नेहरू ने श्रीराम की मूर्तियों को हटाने का दबाव भी उस दौरान डाला। तो इस पर कांग्रेस का दावा है कि राजनाथ सिंह झूठी बात कह रहे हैं और उनके आरोपों से जुड़ा कोई दस्तावेज ही मौजूद नहीं है। बीजेपी कह रही है कि नेहरू ने बाबरी की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए फंड जारी किया, जबकि कांग्रेस का दावा है कि नेहरू धार्मिक स्थलों के लिए सरकारी धन के उपयोग के खिलाफ थे। बीजेपी कह रही है कि
नेहरू से राहुल गांधी तक पूरे परिवार ने बाबर की प्रशंसा की और उनकी कब्र पर गए, जबकि कांग्रेस का दावा है कि वर्तमान को विभाजित करने के लिए और अतीत को फिर से लिखने की ये साजिश बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब तक अयोध्या में बने प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, जबकि कांग्रेस ने कहा कि ध्रुवीकरण के लिए हमारे संस्थापकों के अपमान के लिए कहानियां गढ़ी गई हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि साल 2025 चल रहा है, ये खत्म होने को आया है। देश की जिन प्राथमिकताओं पर बात होनी चाहिए उनके बजाय आपको वर्तमान में जो मुद्दे राजनीतिक दलों के डिस्कोर्स में हावी दिखाई देते हैं, उनका आपसे कितना वास्ता है, ये जरूर सोचिए। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। एक बार फिर आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का, और सवाल इस वक्त बड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ का सारथी कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा बीजेपी का, और इसे लेकर कौन से वो नाम है जो इस वक्त चर्चा में सबसे आगे हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरफ यूपी का चुनाव बड़ा हो जाएगा और उससे अलग यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर साफ होने के बाद क्या उसका कोई इम्पैक्ट राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अध्यक्ष होंगे उन पर होगा। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट। यूपी बीजेपी के 84 जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले कुछ ही दिनों में यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें 3 दिन से अधिक का समय नहीं लगेगा। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव करीब 1 साल से लंबित है। बीजेपी ने इसमें इतना समय इसलिए भी लगा दिया क्योंकि पार्टी को 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है। बीजेपी सूत्रों की माने तो इस रेस में 6 नाम खास तौर पर चर्चा में चल रहे हैं। संभावित अध्यक्षों में ब्राह्मण, ओबीसी, जिसमें खास तौर पर लोध और दलित चेहरे शामिल हैं। रेस में पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। उन्हें संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। दिनेश शर्मा पीएम मोदी के काफी विश्वस्त भी माने जाते हैं। दूसरा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर हरीश द्विवेदी का नाम लिया जा रहा है। वो सांसद रह चुके हैं और संगठन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी संभावित प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लिया जा रहा है। वो ओबीसी हैं और लोध होने के नाते गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साध सकते हैं। ओबीसी नेताओं में एक अन्य बड़ा और चर्चित नाम केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का है, जो लोध हैं और उन्हें राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर काम का अनुभव है। दलित नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का नाम है। वो आगरा बुंदेलखंड बेल्ट से आते हैं और वहां पार्टी का बड़ा चेहरा है। इसी तरह एमएलसी विद्यासागर सोनकर का नाम भी चर्चा में है, जो संगठन का काम कर चुके हैं और बनारस पूर्वांचल क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। 2 दिन पहले लखनऊ में सरकार और संघ के बीच एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर लंबी चर्चा चली। बहरहाल पार्टी का सबसे बड़ा फोकस 2027 का विधानसभा चुनाव रहने वाला है। इसी को ध्यान में रखकर पार्टी कोई भी फैसला करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा डेंट लगा था। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की होगी जिससे सभी वर्गों में एक अच्छा संदेश जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है और उस रेस में कौन से नाम आगे हैं। लेकिन अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं प्रवक्ताओं के लिए। आप सोचिए, टैलेंट हंट आपने टेलीविजन पर देखे होंगे, जहां पर म्यूजिक से जुड़े हुए शोज हैं, डांसिंग से जुड़े हुए शोज हैं, या अलग अलग टैलेंट के लिए। लेकिन प्रवक्ताओं को भी क्या टैलेंट हंट के जरिए चुना जा सकता है? कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, देखिए। 11 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस अब बीजेपी को जवाब देने के लिए और संगठन को मजबूत करने के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस टैलेंट हंट को शुरू किया गया। कार्यक्रम के जरिए जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रवक्ता बनने वाले युवाओं का इंटरव्यू लिया जा रहा है।
देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश में नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके तहत पूरे देश में कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए लोग, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग, वो बुद्धिजीवी वर्ग जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर जनता की आवाज बन सकते हैं, और भी जो गैर कांग्रेसी लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है लेकिन कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को इस टैलेंट हंट माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। कांग्रेस के मुताबिक इस टैलेंट हंट के जरिए युवा को आगे लाना है। इसके लिए टैलेंट हंट के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। इसके लिए लिंक और QR स्कैनर जारी किया गया। पहले चरण में आवेदन की स्क्रूटनी की गई, दूसरे चरण में ऑनलाइन इंटरव्यू लिए गए, तीसरे चरण में आमने सामने साक्षात्कार और पैनल डिस्कशन हुआ। तो वहीं कांग्रेस के टैलेंट हंट प्रोग्राम पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेश बघेल सरकार में हुए भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अब उन्हें प्रवक्ता खोजने पड़ रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार के समय 5 साल इतना भ्रष्टाचार हुआ कि कांग्रेस पार्टी के पुराने प्रवक्ता इस विषय को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, अपने मूल कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उपेक्षित करके रखा गया, किसी प्रकार से उनको लाभ नहीं मिला, रीति नीति पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है, हर चुनाव पे हार हो रही है। ये सारे विषय को लेकर एक प्रकार की कवायद है, मूल कार्यकर्ताओं को किनारे लगाने की कवायद है, इसकी आड़ में नए लोगों को उपकृत करने की तैयारी है। पर विषय यह है कि संगठन वही ढाक के 3 पात के दौर से गुजर रही है। कार्यकर्ता नहीं, नेता बदलने का दौर होना चाहिए, ये चिंतन का दौर है। संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस टैलेंट हंट के जरिए युवाओं के लिए सियासत की सीढ़ियां तैयार कर रही है। हालांकि टैलेंट हंट से कितने प्रवक्ता चुनकर आते हैं और कांग्रेस का पक्ष कितनी मजबूती से रख पाते हैं, ये वक्त ही बताएगा। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ NDTV इंडिया। और इस बीच केरल के मुन्नार से एक दिलचस्प खबर आई है, जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने वाली हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से बीजेपी की सोनिया गांधी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? रिएक्शन क्या होगा, रिपोर्ट देखिए। ये है केरल का मशहूर हिल स्टेशन मुन्नार, और पूरे मुन्नार में इस वक्त चर्चा है सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी की चर्चा इसलिए क्योंकि वो कमल छाप पर बीजेपी प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ तक हमने आपको कुछ भी गलत नहीं बताया है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम जिस सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं वो बीजेपी की नेता हैं। बीजेपी की सोनिया गांधी और कांग्रेस की सोनिया गांधी में सिर्फ नाम भर की समानता है। बीजेपी ने स्थानीय चुनाव में मुन्नार के वार्ड नंबर 16 से अपनी उम्मीदवार सोनिया गांधी को मैदान में उतारा है। बीजेपी की सोनिया गांधी 34 साल की हैं। कांग्रेस से लगाव के कारण कांग्रेस के स्थानीय नेता दुरई राज ने अपनी बेटी का नाम सोनिया गांधी रख दिया था। घर घर जाकर कमल के फूल के लिए वोट मांग रही सोनिया गांधी पहले कांग्रेसी थी, लेकिन शादी के बाद बीजेपी के पाले में आ गई। इसकी वजह बने उनके पति। बीजेपी नेता सोनिया गांधी के पति सुभाष बीजेपी के पंचायत जनरल सेक्रेटरी हैं। मुन्नार में भी यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला है, लेकिन दिलचस्प ये है कि सोनिया गांधी यहाँ कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। केरल में स्थानीय निकाय के चुनाव 2 चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होने वाले हैं। अब सोनिया गांधी यहाँ जीते या हारे, मुन्नार का ये चुनाव दिलचस्प रहेगा। आइए लौटते हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पे एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है और संचार ऐप को लेकर गहमा गहमी रही। एक तरफ सवाल उठे कि क्या जासूसी की कोशिश है, सरकार ने कहा ऐसा नहीं है, साइबर फ्रॉड को रोकने की कोशिश है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्री इंस्टॉलेशन को लेकर जो अनिवार्यता थी संचार साथी ऐप को लेकर, केंद्र का बड़ा फैसला कि वो अनिवार्यता हटा दी गई है। तो ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर अब सरकार की तरफ से इसे लेकर आया है, क्योंकि देखिए लगातार विवाद चल रहा था कि आखिर ये अनिवार्यता क्यों है कि पहले से आपके फोन में ऐप इंस्टॉल हो। अगर साइबर फ्रॉड रोकने भी हैं तो जिसे अपने फोन में इस ऐप को रखना है वो रखे, जिसे नहीं रखना है एटलीस्ट चॉइस होनी चाहिए। ये एक आर्गुमेंट बार बार दिया जा रहा था, लेकिन इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये अनिवार्यता हटा दी है। अब सवाल ये है कि आखिर पेच कहाँ फंसा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। संचार साथी ऐप को लेकर सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में बिकने वाले सभी तरह के मोबाइल में ये ऐप अनिवार्य होगा।
इसको लेकर विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि सरकार ऐसा कदम उठाकर लोगों की जासूसी कराना चाहती है। जब ये विवाद बढ़ा तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सामने आए और कहा कि ये ऐप रखना अनिवार्य नहीं होगा। जिन्हें फोन में रखना है रखें, जिन्हें अनइंस्टॉल करना है वो कर दें। इसको लेकर कोई बाध्यता नहीं है। सिंधिया की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद विपक्ष अपनी बातों पर अड़ा है और साफ कह रहा है कि जो आदेश में लिखा गया और जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं वो अलग अलग बातें हैं। आपको विपक्षी नेताओं के बयान सुनाएंगे, साथ ही ये भी सुनाएंगे कि इसको लेकर सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन पहले ऐप को लेकर जो आदेश जारी किया गया उसे एक बार समझते हैं। पहले आपको बताते हैं कि इस आदेश के 7A और 7B क्लॉज में क्या कुछ कहा गया है। 7A क्लॉज में ये कहा गया है कि मोबाइल में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना होगा और ये भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मोबाइल में ऐप अनिवार्य होगा। 7B क्लॉज में कहा गया कि प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी यूजर को आसानी से दिखे और ऐप को डिसेबल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में ऐप को डिसेबल न करने की शर्त ने चिंता बढ़ा दी। विपक्ष को लगा कि ये ऐप फोन से डिलीट नहीं कर सकती। दरअसल ऐप को लेकर जो आदेश जारी किए गए और आदेश में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसे लेकर भ्रम फैला। एनडीटीवी से बातचीत में सिंधिया ने इस आशंका को भी क्लियर किया। सुनिए इसको लेकर सिंधिया ने क्या कुछ कहा। 7B also does not say that you cannot uninstall the app. The problem is that a lot of the reality is lost if you don't go into the details. What does 7B say? 7B only says that the phones should have the apps installed and there should be no hindrance for the user to be able to access it. And it should not be disabled so that the user cannot use it. Nowhere does 7B say that the user cannot delete the app. So 7B is not for users. 7B is for the installation of the app on the phone by manufacturers. सिंधिया ने एक बार फिर से यह स्पष्ट किया कि 7B में ऐसा कहीं नहीं है कि ऐप को डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष ऐप को लेकर जारी किए गए आदेश और उसमें लिखे गए शब्दों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कल एक महाराज आए, अपने आप को महाराज कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहते नहीं नहीं ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। महाराज ये राजे रजवाड़ों का राज नहीं है, अब लिखित में जो आया वो बताइए। मौखिक रूप से आपने आदेश जारी कर दिया, उससे थोड़ा ही चलेगा। ये कोई रियासत थोड़े है आपकी। लिखित में आप कहते हैं कि हर भारतीय स्मार्टफोन पर, एंड्रॉइड पर, आईओएस पर ये एक संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। उसको ना छिपाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, न डिलीट किया जा सकता है, न छेड़ा नहीं जा सकता। ये लिखित में है। हमारा एक ही मत है और वो मत है आम जनता की सुरक्षा और आम जनता को ये फ्रॉड के कैंसर से बचाने के लिए। 22,800 करोड़ रुपए का फ्रॉड पिछले वर्ष हुआ। एक तरफ सब लोग उठ के एक स्वर में कहते हैं कि आप आम जनता को फ्रॉड से बचाइए। अब आम जनता को फ्रॉड से बचाने का तंत्र संचार साथी के आधार पर है, जिसका एक प्रूवन रिकॉर्ड है बहुत कम समय में, जिसके सारे आंकड़े मैंने कल भी दिए, आज हाउस में सदन के समक्ष भी मैंने रखा है और इसलिए ये कदम उठाया गया है। तो अब हमें तय करना है कि या तो हमें जनता को फ्रॉड से बचाना है या तो फ्रॉड को चलने दो। आखिरकार राजनीतिक विवाद बढ़ने के बाद संचार मंत्रालय ने अपना फैसला वापस ले लिया। इससे पहले पेगासिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला अब भी लंबित है। शायद सरकार इस मामले में एक और कानूनी विवाद से बचना चाहती थी। संसद भवन से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, यूपी के मुरादाबाद में एक बीएलओ सर्वेश कुमार ने इस तरह से जान दे दी। खबर मेरठ से अब आई है, जहां पर एक और बीएलओ ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। राहत की बात यह है उनकी जान बच गई। देश भर में वोटर लिस्ट के रिवीजन के बीच बूथ लेवल अफसरों से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं, उसमें ये 2 तस्वीरें बेहद खास हैं। एक तरफ बीएलओ आफ्ताब हैं। आफ्ताब ने यूपी के देवरिया में अपनी ड्यूटी के दौरान अनोखा प्रयोग किया है।
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए डुगडुगी बजा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीएलओ मोहित कुमार हैं। मोहित ने काम के दबाव में आकर जहर खा लिया। शुक्र है कि वो सही सलामत हैं। पहले आपको मोहित के बारे में बताते हैं, जिन्हें मेरठ के एक अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। मोहित नाम भैया मेरा। कहाँ कार्यरत हो भैया? मैं भैया सिंचाई विभाग में कार्यरत हूँ। तो भैया सब क्या हो गया था जो आपने जहर खाया था ना, क्या मामला हो गया था, क्या बात हुई? भैया बस क्या था भैया, ड्यूटी का ज़्यादा प्रेशर था भैया। भैया ये था कि भैया ज़्यादा काम करना, यो भैया बहुत ज़्यादा प्रेशर था भैया। कौन बना रहा था आपको इतना प्रेशर? अधिकारी थे भैया। क्या कह रहे थे? वही भैया नो कि भैया काम भैया। फिर भैया डिप्रेशन में था भैया। ऐसा क्या हो गया था जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? इतनी टेंशन थी आपको? भैया टेंशन हो गई भैया, क्या करता। बीएलओ मोहित का कहना है कि वो काम के बोझ की वजह से तनाव में थे और कई रातों से ठीक से सो नहीं पा रहे थे। ऐसे में एक दिन काम से लौटने के बाद उन्होंने घर में कीटनाशक खा लिया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। वो इतना डिप्रेशन ले रहे थे पिछले कई दिनों से, बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि उन पर बहुत प्रेशर डाला गया है कि फॉर्म इकट्ठे करो, उनके सुपरवाइज़र के थ्रू बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए उन्होंने जहर खाया है। बहुत परेशान थे, पिछले कई दिनों से वो सो नहीं रहे हैं। देर रात घर आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, रात को फीडिंग का वर्क करना, मैपिंग करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर। और दूसरी बात यह है कि उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। पहले बार बार करते हैं, बोल दिया जाता है कि गलत है, और फिर ये बोला जाता है कि अपने उच्च अधिकारियों को तुम जवाब देना, हम नहीं करेंगे। हो सकता है तुम्हारी नौकरी चली जाए, हो सकता है तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाए, 70 चीज़ें उन्हें बोली जाती है। इसलिए उन्होंने डिप्रेशन लिया इतना। प्रेशर में आके। किसके प्रेशर में? क्या था मामला? BLO का काम था, तो उस प्रेशर में आके उन्होंने जहर खा लिया। काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा था, गुस्से में। कौन बना रहा था प्रेशर? जिनके ऊपर सुपरवाइज़र थे वो। अच्छा, क्या कह रहे थे? बोल रहे थे कि सस्पेंड कर देंगे, हमें काम पे टाइम पे काम चाहिए। मोहित कुमार सिंचाई विभाग में क्लर्क हैं और उनकी ड्यूटी BLO के पद पर फिलहाल मोदीपुरम इलाके में चल रही है। फिलहाल अस्पताल में उनकी हालत खतरे से बाहर है। मोहित के साथी भी आरोप लगा रहे हैं कि वो काम के बोझ के चलते दबाव में थे।